लेकिन आशुतोष, ये सवाल जितने भी हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो हुआ कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद संविधान को मानने की बाध्यता में सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक सफ में, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठाने में विपक्ष नाकाम साबित होता हुआ दिखा। क्या कर्नाटक का सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि संविधान तो धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस ने लगा दिया, धर्म के आधार पर दे दिया आरक्षण। इस बात का भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। देखिए, राहुल गांधी की पिटाई करना सबसे आसान काम है, जब मन हो तब पीट दीजिए। हाँ। ये कोई नई बात थोड़ी है, जब देखो तब पीट। देखिए, मैं अगर इसको गंभीरता के साथ देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जिस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करना चाहती थी उसको राहुल गांधी ने लागू करवा दिया, नाक को चने चबवा के। कास्ट सेंसस पे आरएसएस कभी तैयार नहीं होने वाला था हिंदू यूनिटी की वजह से। कास्ट सेंसस पे आरएसएस के नंबर 2 को बैठ के कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस वेलफेयर मेजर की वजह से कर लीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से मत करिए। ये आरएसएस के हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंब डाउन में से है, बिगेस्ट क्लाइंब डाउन में से है। आरएसएस कभी भी कास्ट सेंसस के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसको इस बात, लेकिन ये भी चुनावी हार जीत से सरकार से खड़ा करते हैं। कहिए ना पूरी बात कंप्लीट कर, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, राहुल गांधी की पिटाई करना सबसे आसान काम है। राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, बेवकूफ है, कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं, कि सब बेकार है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से 2-3 सबसे बड़े मुद्दे थे, उनमें 2 मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी परिवार को झुका के रखा है और आरएसएस को झुका के रखा। संविधान के मसले पर उनको झुका के कहा कि आपको मानना पड़ेगा, ये भारत का संविधान, अगर आप नहीं मानेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कास्ट सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीजें थी जिस पर आरएसएस और मोदी को झुकना पड़ा। और मैं ये पूछ रही हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये फौरी है क्या? अच्छा, ले लीजिए 10 सेकंड। आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये जो 50% की सीलिंग का मामला जो राहुल गांधी ने उठाया है, कि मोदी सरकार को आज नहीं 6 महीने के बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मेरी बात को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 50% की सीलिंग एक बड़ा मुद्दा इस देश के चुनाव के अंदर बनने वाला है। दलितों, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे इस पैनल में कोई एकलव्य नहीं है, इसलिए वो बात हमारे यहाँ आती नहीं है। जो बात राहुल गांधी ने एकलव्य को लेकर उठाई थी कि एकलव्य कौन है इस देश में, तो दलित और पिछड़े एकलव्य है जिनका अंगूठा बार बार काटा गया है। ठीक, और अब मैं एक सेकेंड, अब आशुतोष सुनिए ना, सुनिए। अब विनोद जी, ये फौरी हो सकता है भाई, जिस बात को विनोद जी स्पष्ट कर दीजिए। विनोद शर्मा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 2015 में भी आरएसएस ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, मोहन भागवत ने, बिहार हार गए, तो फिर ये भी कह दिया कि अगले 2000 साल तक भी अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जिन्होंने जुल्म सहा, दलितों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने, अगर हमें अगले कुछ सालों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, त्याग करना पड़े, तो करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी है भाई, 2240 पर आ गए तो जातिगत जनगणना करा लो, कल फिर सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर जातिगत जनगणना डस्टबिन में चली जाएगी। फौरी है क्या ये? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। वो हर जमात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर संस्था करती है। लेकिन जो आरएसएस है उसकी बात पे विश्वास मत कीजिए, उसकी जात को देखिए। माफी चाहता हूं, ये एक्सप्रेशन जान के इस्तेमाल कर रहा हूं। आरएसएस अपने आप में एक अनोखी जात है और वो जो काम करती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लड़ाई लड़ती है। मैं ये मानता हूं कि आज के दिन ये बात सच है, आशु ठीक कह रहा है कि वो डिफेंसिव पे है आज के दिन कुछ मुद्दों पर, और वो अब लगातार उन मुद्दों पर वो फंसते जा रहे हैं। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री से सवाल किए जाने चाहिए थे, प्रधानमंत्री से यह भी पूछा जाना चाहिए था कि आपने जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की धज्जी उड़ाई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो आपने डिमोनेटाइजेशन किया, वो क्या सही था? आपने जो चंदा उठाया धन पशुओं से और अब उनकी सरकार चल रही है, बहुत से लोग ये मानते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं चल रही है। ये इससे बड़ा कोई हत्या हमारे संविधान की हो सकती है? हमारा सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज बिकम अ प्लूटोक्रेटिक रिपब्लिक। सर, लेकिन मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी। विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगी। मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी
कि भाई जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, हरियाणा महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है, या बटेंगे तो कटेंगे ने उसकी काट ढूंढ ली ना? नहीं, आई डोंट थिंक। क्या डिफरेंस ऑफ वोट कितना है दोनों पार्टीज में? हाँ। और एक बात जो सबसे बढ़िया प्रियंका गांधी की स्पीच में थी, बार बार 75 सन 75 की बात करते हो, आप सीख लीजिए ना, हमसे करवा लीजिए आप वोट, बैलेट से करवा लीजिए। भाई 75 के बाद यही हुआ था ना, बैलेट से वोट हुआ था। ठीक ठीक ठीक। और इंदिरा गांधी हार गई थी। हाँ। तो आप करवा लीजिए, जीत के दिखा दीजिए। भाई ये जो हमेशा इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है ईवीएम्स का और बैलेट का, तो इतना ही अगर सक्षम है ये आज की सरकार और आज की ये पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, तो वोट करवा लेना भाई बाय बैलेट। तो विनोद जी ठीक है विनोद शर्मा, विनोद अग्निहोत्री में अगर एक भी व्यक्ति को शक है कि द सैंक्टिटी ऑफ वोट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है सर विनोद अग्निहोत्री, तो क्या ये हरियाणा और महाराष्ट्र को दरकिनार कर दें और ये मान ले कि विपक्ष के दबाव में है सरकार, या वो दबाव अब वो कैप जो है वो 50% की कैपिंग की बात करते हैं विपक्ष के लोग, वो दबाव की जो कैपिंग थी वो हट गई हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, या फिर स्टिल सस्टेनिंग? नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। वही जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि चुनाव की हार जीत के तमाम समीकरण होते, तमाम कारण होते हैं। भाई मंडल आयोग वीपी सिंह ने लागू किया और 1991 का चुनाव जनता दल हार गया, तो क्या मंडल का मुद्दा खत्म हो गया? आज तक चल रहा है। आज जाति जनगणना मंडल 2 है कि नहीं मंडल 2 है, तो मुद्दा तो चल रहा है। तो ये बात जो भी आशुतोष कह रहे थे 50% में, इसमें और थोड़ा आगे, जाति जनगणना का ही बाई प्रोडक्ट है 50% आरक्षण का कैप खत्म करना, और उसका बाई प्रोडक्ट होगा आगे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं ये मुद्दा चलेगा और ये इसको आप टाल नहीं सकते। और अगर इसको आगे पीछे समय लग सकता है, लेकिन अगर लोकसभा के 2 दिन के इस सेशन का कंक्लूजन है तो वो जातिगत जनगणना है हासिल जो है, ये माने विनोद जी? नहीं, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि अब आप लेकर आइए मसौदा। नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा मसौदा लेकर आइए, मसौदा लेकर आइए, बताइए किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन देंगे, हम तैयार हैं। मसौदा सरकार लाएगी, विपक्ष थोड़ी लाता है मसौदा। राजनाथ जी ने कह दिया, लेकिन मसौदा तो सरकार लाती है ना, उस पर चर्चा होती है सदन में। ये नई परिपाटी खेल शुरू हो जाएगी। समीर चौगांवकर, भाई इस देश का जो माहौल है कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज कह देंगे कि बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा ये माहौल, तो संविधान इजाजत नहीं देता। और बाबा बागेश्वर का भी विनोद जी जिक्र कर रहे थे, विजय जी जिक्र कर रहे थे, ये तो इजाजत नहीं देता संविधान। तो बाबा बागेश्वर तो भाई बाबा बागेश्वर अगर कोई यात्रा निकालते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, तो बाबा बागेश्वर का इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा और सत्ताधारी पार्टी का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। आशुतोष बस 10 सेकंड दे पाऊंगी सर। 10 सेकंड। हाँ, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाकई संविधान में यकीन करती है तो उसको लिखकर देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र संविधान की लाश पर ही बन सकता है। तो कुल मिलाकर खैर अब नजर है 16 और 17 तारीख के राज्यसभा के सेशन पर, और क्योंकि अपर हाउस है, ये माना जाता है कि लोकसभा में चीखम चिल्ली ये सब चीजें सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन वहां इलीट लोग बैठते हैं, वहां पढ़ी लिखी जमात बैठती है, तो क्या वहां पर कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नजर आएगी, या फिर वहां भी यही टेप रिकॉर्डर बजता हुआ दिखेगा? बेहतर तैयारी के साथ सारे माननीयों से अनुरोध यही है, इस देश की जनता का, बेहतर तैयारी के साथ आए, बेहतर तैयारी तथ्यों के साथ, सत्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, दस्तावेज लेकर आए उठाकर, और फिर संविधान पर चर्चा हो। कहां तक पहुंचे? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ऐसा है क्या? सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।